between the block and plank is mu, and its value is such that the block becomes stationary with respect to before it reaches the other end. Then the work done by friction बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्चुअली क्या हुआ कि दिस इज m एंड दिस इज स्मॉल। इसको अगर मैं वेलोसिटी v0 देता हूँ तो बेसिकली इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से जो m होगा उसके ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और कैपिटल M जो होगा उसके ऊपर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि वो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा है इस वजह से इस फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा कि डिस्प्लेसमेंट तो फॉरवर्ड ही है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रिक्शन इज बैकवर्ड, तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव। और इसके इसमें क्या है कि फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन दिस टाइम विल बी पॉजिटिव, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इज नेगेटिव, बिल्कुल सही। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक इज पॉजिटिव, ये भी बिल्कुल सही है। नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0 इज नेगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर जो वर्क डन होगा उसकी वजह से हीट निकलेगी, हीट की वजह से आपकी एनर्जी भी कमी होगी। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में A, B एंड C। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अप विद इनिशियल स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, द सेकेंड बॉल ऑफ मास 2 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम डस्ट फ्रॉम द सेम हाइट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन दिस विल बी इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब एक्चुअली दोनों के लिए a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू माइनस g है, तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन माइनस g हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। द सेंटर ऑफ मास फर्स्ट मूव्स अप एंड देन इट मूव्स डाउन। नो, अब देखिए क्या कहा गया है हमें कि सेंटर ऑफ मास की अगर के लिए अगर हिसाब से अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास की जो अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन माइनस जी और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस विल बी इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू m1u1, यहाँ के पास u2 तो 0 है, तो अगर आप इसे देखेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि एक जो आएगा आपके पास में 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो u1 बेसिकली u1 आपके पास में +4 है और u2 जो है वो आपको 0 दे रखा है, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में +4 हो जाएगी। मुझे वैल्यू से इसलिए मतलब नहीं क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहीं पूछा नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा। तो अब एक्चुअली क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज पॉजिटिव और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू नेगेटिव। अगर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो बेसिकली क्या होगा कि पहले सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, पहले इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद नीचे आएगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी जो है वो चीज़ सही हो जाएगी। दी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जी डाउनवर्ड्स, ये सी हमने पहले ही प्रूव कर दिया। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेन स्टेशन, ये तो बिल्कुल गलत है, तो आपके पास आ गया बी एंड सी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। और ये हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंशन है, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में ये मास है और ये है के, अगर हम इसे सडनली रिलीज करते हैं या हम स्लोली लेके आते हैं तो बेसिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 रहेगी। तो ये कहाँ आके रुक जाएगा, जहाँ पे mg विल बी इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स।
तो वहाँ पे आके ये रुक जाएगा, उसके नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उसको ड्राइव करने वाला, जो नीचे की तरफ ड्राइव करने वाला फोर्स था वो mg था। और जैसे ही ये चीज़ आएगी, इस समय इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो रहेगी, कि हम स्लोली की बात करेंगे। स्लोली का मतलब ये होता है कि अभी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब आपके पास क्या है कि mg इज इक्वल्स टू kx, और यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, mg/k, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का इस तरह से हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की जब हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा कि जैसे ही नीचे मूव करेगा, ठीक है, इसकी आप हमें काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसकी जो टोटल एनर्जी है हमें उसे कंजर्व करना पड़ेगा, कि जैसे ही ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने के बाद में भी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने के बाद में भी इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रह जाएगी। यहाँ पर इसका x इज इक्वल्स टू mg/k, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी रह जाएगी। इस वेलोसिटी की वजह से ये ब्लॉक और नीचे आएगा, और यहाँ पर आएगा ये फाइनल इसका एक्सटेंशन होगा। ठीक है, इसे मैं x2 ले लेता हूँ, ये वहाँ जाके रुक जाएगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस सिचुएशन में टोटल एनर्जी इनिशियल इज जीरो, और यहाँ पर अगर मैं टोटल एनर्जी फाइनल की बात करूँ तो ये जाएगा हाफ के x2² माइनस mg(x2). अब हम ये कहेंगे कि टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 2mg/k। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आपके पास में m1 की वैल्यू कितनी है 1 kg, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, और m2 की वैल्यू जो है वो है 2 kg, और इसकी वेलोसिटी जो है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो रहेगी, इसको हम आई कैप ले लेते हैं, दिस इज इन आई कैप, और ये हो जाएगा आपके पास में जे कैप। सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी रहेगी वो हो जाएगी m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 3 आई कैप प्लस 2 इंटू 6 जे कैप डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 दैट इज 3। आपके पास आ गया 3 आई कैप प्लस 12 जे कैप डिवाइडेड बाय 3। ये कितना हो गया, आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो ऐसे कुछ आ रही है। ठीक, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को देखूंगा तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी कि y, मतलब इसकी जो tan थीटा को अगर मैं निकालूंगा तो tan थीटा हो जाएगा 4, tan थीटा मतलब इसका स्लोप हो गया 4। अब हम क्या कह सकते हैं कि इसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। सो y इज इक्वल्स टू 4x प्लस सी, प्लस हमें ये दिया हुआ है कि अगर हमारा सेंटर ऑफ मतलब हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो 3,0 और 0,9 पर थे, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होगा वो कैसा होगा कि m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये कितना हो जाएगा, m1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 1, r1 की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास में वो हो जाएगी 3 आई कैप, और इसकी वैल्यू जो होगी आपके पास दिस इज 2 kg, और इसकी ये आपको दे रखा है 9 जे कैप डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 आई कैप प्लस 18 जे कैप डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा आपके पास में आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 1,6। अब ये 1,6 शुड सेटिस्फाई दिस पॉइंट, तो आपके पास आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस सी। तो आपके पास यहाँ से आ गया कि सी की वैल्यू हो गई 2। तो अब आपके पास में जो इक्वेशन आ रही है वो आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2। आंसर हो जाएगा बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे जब हम आएंगे तो हम ये कहेंगे कि ब्लॉक इज रोटेटिंग ऑन अ सर्कुलर, क्वेश्चन नंबर 14 में हम ये कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास तब जाके रुक जाएगा जब दोनों ही ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा। तो दोनों में से जो आखिरी में रेस्ट पर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास उस समय रेस्ट पर आएगा। अब दोनों के लिए क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो होगा वो म्यू जी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों के लिए 0.2 इंटू 10, ये हो जाएगा 2
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो जनरेट होगा वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन का है और ये वेलोसिटी आपसे अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ज़्यादा जिसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, और अगर जिसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी वो लेट आपका रेस्ट पर आएगा, तो हम ये कहेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। और ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है, b पार्टिकल की, जो कि है 6 मीटर पर सेकेंड। तो 0 इज इक्वल टू 6 प्लस -2 इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू आपके पास आ गई 3 सेकेंड्स। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा कि आपके पास ओमेगा है, राइट। अब ओमेगा से हम क्या कह सकते हैं कि चलिए इसको इस तरह से देखते हैं। आपके पास ओमेगा दे रखा है a इंटू टी स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास में बेसिकली दो टाइप के एक्सेलरेशन हैं। सबसे पहला एक्सेलरेशन होगा रेडियल एक्सेलरेशन, और वो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर आर। ये क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू है 1। ये हो जाएगा आपके पास में ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब टी की वैल्यू हमें किसके लिए कहा गया है, टी इक्वल्स टू 2, ठीक है। t इक्वल्स टू 2 के लिए अगर हमें कहा जा रहा है और a की वैल्यू भी हमें 2 दे रखी है, तो हम क्या कह सकते हैं 2 इंटू 2 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब दैट इज 8, 8 का होल स्क्वायर दैट इज 64। तो रेडियल एक्सेलरेशन जो आ रहा है आपके पास में वो आ रहा है 64, राइट। ये हो गया आपका रेडियल एक्सेलरेशन। यार की वैल्यू 64 हो जाएगी, और 80 की वैल्यू के लिए हम क्या कह सकते हैं कि 80 के लिए हमें चाहिए dv/dt। तो dv/dt के लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि दिस विल बी d इंटू ओमेगा r बाई डी टी, और r की वैल्यू क्योंकि 1 है तो मैं कह सकता हूँ दिस विल बी इंटू ओमेगा इंटू डिवाइडेड बाई dt। ये हो जाएगा आपके पास में 4 इंटू टी। एट t इक्वल्स टू 2, 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। आप क्या कह सकते हो कि नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू रूट ओवर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। और अब आप ये कह सकते हो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए नेट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द एक्सेलरेशन, दिस विल ऑलवेज बी, आपके पास कैसा आ जाएगा अभी कि अब आपके पास है, अगर मैं वेलोसिटी को देखूं इस ऑब्जेक्ट के, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 पे है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हम ये कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल ही रहेगी। अब इस ऑब्जेक्ट के पास में एक रेडियल एक्सेलरेशन है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये जो है इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन बड़ा है, इस वजह से इसका नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट। अगर नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आया, अगर नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ गया, तो आप क्या कह सकते हो कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है ये आपकी वेलोसिटी है और ये आपका एक्सेलरेशन है, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है एंगल थीटा, एंड दिस थीटा इज लेस देन 90। ठीक, तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा